हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी इतिहास की, जिसका पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से तारीख इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई। मतलब आप लोगों ने ये सुना ही होगा ना कि इतिहास बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? हमार इसमें कोई शक नहीं। मतलब देखो, तारीखें आखिर जो इतिहास है, इतिहास में हम तारीखें क्यों पढ़ते हैं? इतिहास में कुछ तारीखों का कुछ महत्वपूर्ण तो योगदान होगा ही ना। आखिर तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है इसको जानेंगे। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। मतलब इतिहास जो है इसका संबंध इस बात से नहीं कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। वैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं और हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। जैसे देखिए, हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। इतिहास ये है कि जो हमें इतिहास में जो तिथियां क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें पिछली चीजों से जोड़ती हैं, इसीलिए इतिहास की चीजें महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कभी ये सोचा होगा ना कि जैसे देखिए, ये रेलगाड़ी के अचानक आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह से सोचे होंगे। आपने कभी सोचा ना? जैसे सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये नहीं, मतलब ये जानने की उत्सुक तो रहे होंगे कि जब अखबार नहीं था हमारे यहाँ तो लोग क्या करते थे होंगे। अब जैसे सुबह आप चाय पीते हैं ना, तो जैसे जब चाय का प्रचलन नहीं था, तो आप चाय सोच सकते हैं ना कि चाय कैसे पीते थे लोग बाग। जब चाय का प्रचलन ही नहीं था, तो चाय कैसे पीते होंगे, अखबार कैसे पढ़ते होंगे जब अखबार दूर दूर तक नहीं पहुंचता था। जब हमारे पास रेलगाड़ी नहीं थी, तो अगर हमको रीवा से सतना जाना है या फिर दिल्ली से भोपाल जाना है, कलकत्ता जाना है, तो कैसे जाया करते थे? सोचिए। बस यही है कि जो इतिहास हमें इन्हीं चीज़ों को बताता है कि हमारा जीवन पहले कैसा था, हमारा जीवन अब कैसे है और हम आगे जीवन में क्या करने वाले हैं। तो इतिहास जो है पहले और बाद की बात करने लगते हैं। इतिहास हमें पहले, बाद और भविष्य की बात बताता है, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? जैसे दूसरा देखिए, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब ऐतिहासिक सवाल जैसे चाय पीना कब से शुरू हुई होगी। जैसे अगर आप देखिए, ये गौर कीजिए कि पहले जब आपके पास मोबाइल नहीं था, 2000 जब तक जियो का फ्री रिचार्ज नहीं था, तब तक आप लोगों को मोबाइल चलाने में बहुत दिक्कत हुआ करती होगी। जब 2G था तो आप मोबाइल में पढ़ते थे, 3G था मोबाइल में पढ़ते थे, लेकिन जब से 4G है, जब से पढ़ने लगे। तो अच्छा ये बताइए, जब इतिहास बहुत दूर था, पीछे का सोचिए जरा, तो कैसे पढ़ते होंगे? इतिहास यही सवाल बताता है। ये सारे इतिहास सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता, कदापि नहीं। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। भारत में अचानक भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया, ठीक है। स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। मतलब जो इतिहास होता है ना, किसी एक दिन की घटना का नहीं होता, वो किसी लंबे समय की घटना का होता है। जैसे अगर तुमको, जैसे इतिहास एक साल का नहीं होता, एक साल का करेंट होता है। जैसे अगर देखा जाए 2022 जो अभी चल निकल गया, उसको करेंट, वो इतिहास नहीं है। जो 2020 चला गया वो इतिहास नहीं है, करेंट है। लेकिन जो 100 साल पहले हुआ होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ये कहाँ से आपको जानकारी मिलती है? ये सब ऐतिहासिक जानकारी है, सब इतिहास से जानकारी इन सब की मिलती है, ठीक है। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों को से जोड़ कर क्यों देखते हैं? मतलब तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है, इसका जवाब हम आगे आपको बताएंगे। जैसे तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह एक समय था जब युद्ध और बड़ी घटनाओं के बारे में को इतिहास माना जाता था, ठीक है। इतिहासकार हम ये लिखते थे कि कौन से
साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुए। मतलब तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, मतलब इतिहास की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। तो लोग बाग पहले क्या हुआ करता था कि इतिहास ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, मतलब जो पढ़ते थे ना, शायद हमारे हिसाब से पहले जो इतिहास पढ़ते थे वो बस राजा के बारे में पढ़ते थे। जो आम लोग थे ना, जैसे हम लोग तुम लोग, उन्हें हमारे बारे में कुछ इतिहास ही नहीं पता। जैसे यहाँ से देखो क्या हुआ कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से उसने लड़ाई लड़ी, कब वह मरा, कब वह राजगद्दी पर बैठा, उसका पुत्र कब आया, कब फलाना ठिकाना, ये सब जो था पहले इतिहास में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास किताबों में आपने देखा है कि अब इतिहास बहुत सारे मुद्दों के बारे में भी लिखने लगे हैं। मतलब कि अब यह बात होने लगी है कि क्या सांस्कृतिक और समाज किस तरह बदले, किस तरह नई पनपी, क्या रोजी रोटी, क्या आर्थिक, मतलब अब इतिहास बदल रहा, अब हमारा देश बदल रहा। ठीक है, कौन सी तारीखें कब आई, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। जैसे अब हेडिंग है कौन सी तारीखें, तो कौन सी तारीखें हेडिंग है, तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक है, अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। मतलब कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है उसमें सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में बताया गया है, जो आप आगे चल के अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली हो गया, लॉर्ड सर जॉन बॉर्ले हो गया, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एस वेस्ट, लॉर्ड विलियम बैटिंग, चार्ल्स मिटकॉफ, ऑकलैंड, एलन हार्डिंग, डलहौजी, कैनिंग, कितने पता नहीं कितने थे गवर्नर जनरल, उन्हीं के बारे में बताया गया। और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अगर अगर अध्यायों अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग, वेलजी, बेंटिंग, डलहौजी आदि के बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे, मतलब अंग्रेज चाहते तो अपने गवर्नरों को ना बताकर, मतलब अपने गवर्नरों का इतिहास ना देकर, क्या ये जब गवर्नर का शासन था तो क्या भारत में और किसी का शासन नहीं था, तो क्या गवर्नर जनरल का ही जो शासन काल वो महत्वपूर्ण था, और बाकी गवर्नर जनरल अगर ना करते कुछ तो भारत में कुछ ना होता। तो वही बता रहे हैं कि क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे। गवर्नर जनरल के इतिहास के चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। मतलब अगर गवर्नर जनरल अपने इतिहास के अलावा भारत के समाज के किसी भी वर्ग के समूह को इतिहास की तरह से भिन्न ध्यान नहीं दिए। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। मतलब जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे कक्षा 6 की है हमारे अतीत फर्स्ट, कक्षा 7 की हमारे अतीत सेकंड, और कक्षा 8 की है हमारे अतीत थर्ड, हमारे अतीत थर्ड। ठीक है, तो जब हम इतिहास से कोई कहानी लिखते हैं तो उसे 1857 में इसका स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब क्या हुआ कि स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक थे, जो जो दार्शनिक थे, जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। मतलब कि देखिए, मतलब स्कॉटलैंड के एक एक अर्थशास्त्री थे जेम्स मिल। कौन थे? जेम्स मिल। जेम्स मिल अर्थशास्त्री कौन थे? जेम्स मिल। इन्होंने जैसे भारत के इतिहास को, भारत के जो इन्होंने एक किताब लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक किताब लिखी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन्होंने
इस किताब को 3 कालखंडों मतलब कि जो एसेंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत है उसको हिंदू का काल कहा, और जो मध्यकालीन इतिहास है यानी कि तुर्क से लेकर जो प्लासी की युद्ध के पहले तक उसके इतिहास को मुस्लिम का काल कहा, और जो प्लासी के युद्ध से यानी जो 1757 से 1947 तक की जो हिस्ट्री रही उसे ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री कहा। तो मतलब जो इसने भारत के इतिहास का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यानी कि धर्म के आधार पर किया। क्या धर्म के आधार पर किया? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश यानी धर्म के आधार पर इसने इतिहास का विभाजन किया। अब इस सवाल यह उठता है कि कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया, मतलब कुछ लोगों ने मान लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना। इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? मतलब इतिहास है, एक सब्जेक्ट है, इसको हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। मतलब इतिहास एक छोटा मोटी इतिहास नहीं, एक बहुत लंबी घटना होती है, इसलिए हमको इतिहास को बांट कर पढ़ना होता है, इसलिए इतिहास को हमें बांट कर पढ़ना होता है, ठीक है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा, जो जेम्स मिल था उनको लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। मतलब जो जेम्स मिल थे उन्होंने मतलब कि जो भारत का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किया। देखो यहाँ हिंदू में किया, मुस्लिम में किया, यहाँ क्रिश्चियन में नहीं करते, यहाँ ईसाई में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश में किया, पता नहीं क्यों, लेकिन इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में किया। मिल को लगता था कि जो मतलब जेम्स मिल को लगता था कि जो सारे एशियाई समाज हैं वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे, किससे पीछे? यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही का राज चलता रहा। यहाँ चालों केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मतलब जेम्स मिल ने जो भारत का इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा, जिसका कारण वो समझते थे कि यहाँ जो था ना एशियंट हिस्ट्री में, मतलब कि जो प्राचीन भारत है उसमें केवल हिंदू का दबदबा था, केवल हिंदू का दबदबा था, इसलिए उसने हिंदू की हिस्ट्री कहा। फिर मध्यकाल आया तो मध्यकाल में उसने बोला कि यहाँ सिर्फ मुसलमान तानाशाह रहते थे, उसके हिसाब से, जेम्स मिल के हिसाब से यहाँ मुसलमान तानाशाह रहते थे, इसीलिए इसका हम नाम जेम्स वो मुसलमान तानाशाह, मुसलमान मुगल कालीन इतिहास रखते हैं। और फिर जब अंग्रेज आए तो बोलते हैं कि जैसे अंग्रेज आए तो भारत में सुधार आया, लेकिन ये गलत है। जब भारत में मतलब उन्होंने कहा कि इतिहास ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने को एशियाई न रखकर, मतलब ईसाई न रखकर क्या रख दिया? ब्रिटिश भारत रख दिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। मतलब जो जेम्स मिलती उनकी राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। तो मतलब जो जेम्स मिल थे वो कह रहा था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर ले ताकि जो अंग्रेज हैं वो भारत को शिक्षित कर सकें और खुश रख सकें, लेकिन ये जो गलत है, यानी कि इन्होंने चूतिया बनाया। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता था? मतलब जो अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, इतिहास की इस धारणा में, मतलब ये जो जेम्स मिल कहता था कि जो अंग्रेजी शासन है वो प्रगति सभ्यता का प्रतीक था, प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इस तरह की धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मतलब हमारा इतिहास ये कहता है कि क्या प्राचीन काल को हिंदू काल, मुसलमान काल कहा जा सकता था? क्या जब हिंदू राजा वहां शासन करते थे तो कहाँ यहाँ बौद्ध राजा शासन नहीं करते थे? जब दिल्ली पर मुगल शासन शासन करते थे तो क्या दक्षिण में हिंदू शासक शासन नहीं करते थे?
तो क्या भारत के इतिहास को यानी मध्यकालीन इतिहास को मुसलमान का युग कहना सही है? सरासर गलत है। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? मतलब वही है कि आखिर जो किसी युग है, सोचिए, मतलब यहाँ केवल ये बताइए, क्या दिल्ली पर केवल मुसलमान शासक बैठा था? तो केवल मुसलमान शासक बैठने के कारण पूरे भारत में मुसलमान युग हो गया? मतलब कि जो मध्यकालीन हिस्ट्री थी केवल मुसलमान मुसलमान की हिस्ट्री हो गई क्या? दक्षिण में जो कृष्ण देव राय थे, मतलब कि जो हिंदू शासक राज्य करते थे, तो विजयनगर में जो हिंदू इतना बड़ा साम्राज्य था, हिंदू साम्राज्य था विजयनगर में, तो क्या वहाँ उनको अनदेखा किया जा सकता था? मतलब कि क्या धर्म के हिसाब से हिस्ट्री को बांटना सही है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मतलब कि प्राचीन भारत को भी हम हिंदू धर्म नहीं कह सकते, ठीक है? अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार को आमतौर पर, मतलब देखो, जेम्स मिल था, उसने भारत के इतिहास को 3 भागों में बाँट दिया। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान और तीसरा अंग्रेज। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं। हम जो मतलब जो आप हिंदू कह रहे हैं तो उसको हम प्राचीन कहेंगे, है ना? मतलब कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बाँटा। पहला जो अंग्रेज जेम्स मिल ने हिंदू बाँटा था, उसको प्राचीन कर दिया, ठीक है? जो मुसलमान बाँटा था, उसे मध्यकालीन कर दिया, और जो अंग्रेज अंग्रेज उसे आधुनिक काल कर दिया। तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, क्या? प्राचीन, मध्यकालीन। अब जैसे औपनिवेशिक क्या है? औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेश क्या होता है? तो औपनिवेश का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। मतलब जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। औपनिवेशीकरण कहा जाता है। मतलब देखो, औपनिवेशीकरण का मतलब क्या है कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लिया तो जब दबाव बनाएगा तो उस कारण राजनीति का बदलाव का मतलब क्या है कि ए, मतलब राजनीतिक दबाव क्या, अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। मतलब जब किसी राज्य पर अपना शासन स्थापित करते, जैसे उन्होंने बंगाल पर मीर जाफर को, मीर कासिम को रखा तो वहां कठपुतली नवाब बैठाया। मतलब अंग्रेजों ने भारत पर क्या कर लिया? राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिया। तो अंग्रेजों के कारण भारत में राजनीतिक, मतलब कि जो नवाब थे वो कठपुतली बनने लगे, तो यानी राजनीतिक परिवर्तन आ गया। जब राजनीतिक परिवर्तन आ गया तो आर्थिक आर्थिक का मतलब क्या होता है कि जब वो अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करते हैं, मतलब कि जो पूरे राज्य की जो राजस्व व्यवस्था थी ना, उसको जो वसूलने लगे तो उसे हम आर्थिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक सामाजिक मतलब समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। जब आर्थिक नियंत्रण हो जाएगा तो समाज पर नियंत्रण स्थापित ही हो जाएगा। सांस्कृतिक बदलाव मतलब ये होते हैं कि सभी खर्चों पर सांस्कृतिक बदलाव क्या है? तो जब आपकी मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में बदलाव आते हैं। जब किसी के कारण आपकी राजनीतिक मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों पर बदलाव आते हैं, उसे सांस्कृतिक, मतलब आपका कोई चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, उसे बंद करवा दिया किसी ने बैन कर दिया, मतलब सांस्कृतिक बदलाव आए, तो उस तरह को क्या कहेंगे? औपनिवेशीकरण कहते हैं। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। हम किस तरह से जानते हैं?
भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? मतलब हम तो आज पैदा हुए हैं ना, मतलब 2010 में, 2015 में, मतलब अभी पैदा हुए हैं, लेकिन हम 100,000 साल गौतम बुद्ध के बारे में और अशोक के बारे में, अकबर के बारे में, अंग्रेजों के बारे में कैसे जानते हैं? आखिर आपके मन में तो सवाल उठा होगा ना कि भाई हम इन सब के बारे में कैसे जाने थे? हम तो अभी हैं, अभी तो इतना है नहीं। तो देखो इन सब का मतलब इनको लिखने के लिए अभिलेख की जरूरत होती है। किसकी? अभिलेख की। जो राजा महाराजा अपने अभिलेख छपवाते थे, लिखवाते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। इस समझदारी के चलते ज्ञापन मतलब प्रचार, टिप्पणी यानी कि किसी पर कमेंट करना, जैसे आप वीडियो पर करिएगा कमेंट। प्रतिवेदन मतलब छुट्टी की अर्जी, बुखार गिलाने, ठीक है। शासन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। मतलब अभिलेख कक्ष मतलब जहाँ डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, जैसे स्कूल में जो डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे वो ऑफिस कहलाएगी। वैसे जो आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे जाएंगे वो आपकी फाइल कहलाएगी, जहाँ आपकी अंक सूची रखी होगी। वैसे जो सरकारी अंक सूची रखी जाती है, सरकारी काम रखे जाते हैं, सरकार सरकार की भी अंक सूची होगी ना, जो रखी रहती है उसे अभिलेख कक्ष कहते हैं। तहसीलदार के दफ्तर, कलेक्टर के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, जैसे तहसीलदार जो लिखा पढ़ी करते हैं वो अपने पास रखते हैं, जो वहां रखते हैं वहां अभिलेख कक्ष कहलाता है, ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव। जैसे ये अभिलेखागार, ये मतलब ये यहाँ डॉक्यूमेंट रखने का एक कक्ष था, ये पूरा इतना बड़ा जो है ना ये कक्ष था। यहाँ पूरे अंग्रेजों के जो काले चिट्ठे थे ना, काला धन का, सब यहीं रिकॉर्ड रखा रहता था। जा ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। तो अभिलेखागार जो था वो एक किला होता था, मतलब एक घर होता था, लाइब्रेरी जिसे कहते हैं। ये शरीफे का पौधा जो 1770 का दशक है, मतलब शरीफे का पौधा जो 1770 का था, मतलब 1770 में बना था। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, उपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता। अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर हमको भारत पर कब्जा करना है ना, तो पहले भारत को अच्छी तरह से जानना होगा। इसीलिए वो भारत के एक एक गांव को अच्छी तरह से पढ़ने लगे और भारत का नक्शा बनाने लगे, ताकि जहां जल्दी लूटना हो वहां नक्शे से जाए, तुरंत नक्शे से लूट लें, भटकेंगे ना पड़े। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राज्य सर्वेक्षण किए गए। मतलब अगर उनको जल्दी-जल्दी लूटना था भारत को, इसलिए उन्होंने बड़ी तेजी से नक्शा भारत का बनाना शुरू किया। एक-एक गांव का नक्शा बनाया और गांवों में राज्य सर्वेक्षण तैयार किए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासकारों, मतलब उनको ये चाहते थे। जो शरीफे का पौधा है ना, ये शरीफे का पौधा, इसे सीताफल कहते हैं। ये देखो ये अलग है। मतलब वो चाहते थे कि यहाँ हमको सोना चांदी बस नहीं मिले, नहीं को वहाँ जितने भी उत्पाद होते हैं, चाहे सीताफल उत्पाद होत हो, चाहे गांजा होत हो, चाहे अफीम होत हो, चाहे नील होत हो, हमको हर चीज मिले, ठीक है। तो वो मतलब फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल बाद जनगणना की जाने लगी। मतलब वो यहाँ तक कि पेड़ पौधों को तो ठीक है, वो मनई को भी गिने लगे। 10 साल में हर साल जनगणना होला, ठीक है। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी।
इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मतलब हर चीज गिनने लगे वो। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। जैसे ये देखो, ये सब अंग्रेज बैठे हैं। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 से, एक चित्रकार थे, वो जेम्स प्रिंसेप थे। उन्होंने 1832 में ये चित्र बनाया था कि यहाँ जो तो मानचित्र के लिए नक्शा बनाने के लिए इतने अधिकारी आए थे। ये अंग्रेजों की टोपी पहने, ये ना मतलब नक्शा बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे सब, हर जगह जगह। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बात के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। मतलब हमें सिर्फ रिकॉर्ड से सिर्फ इतना जानकारी मिलता था कि जो रिकॉर्ड लिखने वाला है वो क्या सोचता है, या ना कि जिसके बारे में रिकॉर्ड लिखा गया है वो क्या सोचता है। हमें सिर्फ अंग्रेजों के बारे में पता चल रहा है कि अंग्रेज क्या सोचते थे, वे कौन सी चीज लूटना चाहते थे और कौन सी चीज बचाना चाहते थे। ठीक है, इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ने लिखना जानते थे। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान खानदानों में काम करने वाले जो मजदूर थे, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब थे, किस तरह की अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये बात समझ में आने लगेगी। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बाँट दिया। सही और गलत बताएँ तो आप ये इसका आंसर कमेंट में करिए। देखो, जेम्स मिल ने जो जेम्स मिल है, जेम्स मिल पता है ना? धान वाली मिल नहीं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुसलमान, ईसाई 3 काल में खंडों में बाँटा था, गलत। क्योंकि वो हिंदू में बाँटा था, मुसलमान में बाँटा था, ईसाई में नहीं बाँटा था। ईसाई की जगह वो ब्रिटिश में बाँटा था। किसमें बाँटा था? ब्रिटिश में बाँटा था। ठीक है? इसमें लिखते नहीं बनता, समझ लो ऐसे ही। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालों में बाँटा था, नहीं। उसने जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालों में बाँटा था। ये क्वेश्चन गलत है। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे, गलत। सरकारी दस्तावेजों से हमें सिर्फ ये समझने में मदद मिलती थी कि सरकार क्या सोचती है, ये मदद नहीं मिलती थी कि तुम क्या सोचते हो। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही था। ये चाहते थे कि अगर लूटना है तो अच्छी तरह से भारत को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी। तो देखिए, विचार कीजिए कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी। देखो, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन खंडों में बांटा। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान, तीसरा ब्रिटिश। तो इसमें समस्या ये थी कि आखिर उसने भारतीय इतिहास को किस आधार पर, धर्म के आधार पर बांटा। मतलब किस बात पर, धर्म के आधार पर बांटा। वो भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और जो ब्रिटिश में बांटा, यही गलती की है, क्योंकि उसने धर्म के हिसाब से बांटा था। इसलिए ये समस्याएं थी कि उसको धर्म के हिसाब से नहीं बांटना चाहिए था। ठीक है, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने मतलब मस्त पन्नी उन्नी चढ़वा के अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। तो अंग्रेजों ने जो सरकारी दस्तावेज है ना, उनको मस्त पन्नी उन्नी चढ़वा के, अभिलेखागार बना के, मतलब अभिलेख कक्ष बना के सुरक्षित रखा था।